नमस्कार। ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट के नो न्यूज ओनली इन्फो ओवरव्यू सेगमेंट के इश्यूज विद नेशन सीरीज में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में नेशन के सबसे बड़े इशू यानी खंड खंड से अखंड भारत एक सपना जैसे इंपोर्टेंट इश्यूज पर बात करेंगे। अगर देखा जाए तो कुछ अरसे में अखंड भारत से खंड खंड होते हुए देखने को मिलते रहे हैं। जैसे 1876 में अखंड भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ और फिर 1904 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1914 में तिब्बत और 1937 में म्यांमार। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि 1947 में भी हमें स्वतंत्र भारत से एक साथ दो खंड देखने को मिले थे, पहला बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। और अब यह सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 1962 में लद्दाख के साथ जो कुछ भी हुआ या किया गया वह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अकल्पनीय तो तब लगता है जब इन खंड खंड भारत की पंक्तियों में अखंड भारत का सपना देखते हैं। लेकिन वास्तविक धरातल पर अगर बात करें तो क्या यह संभव भी है? अगर हाँ, तब वह कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस एपिसोड में। No news, only info overviews. अगर इतिहास में झांके तो हमें देखने को मिलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखंड भारत के पितामह की उपमा दी जाती है, क्योंकि आजादी से पहले 550 से भी अधिक टुकड़ों में बंटे भारत को एक विशाल सूत्र में बदलने में अहम भूमिका निभाने वाले वपल्ला पंगुनी मेनन यानी वीपी मेनन के साथ मिलकर उन्होंने 500 से भी अधिक रजवाड़े या कहें कि रियासतों को एक किया था, जिससे आज का भारत बना। लेकिन वास्तविकता यह है कि अखंड भारत का मतलब आज के भारत से कई गुना ज्यादा बड़ा भारत है, जिसकी सीमाएं आज के भारत की सीमाओं से भी कहीं ज्यादा हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? अखंड भारत की परिभाषा क्या है? इसका मानचित्र क्या हो सकता है? कुछ लोगों के लिए अखंड भारत के मायने हैं आज का भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चाइना अधिकृत कश्मीर, जो कि इंडिया का आधिकारिक मैप हमें दिखाता है। तो वही कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का सही अर्थ है 1947 के बंटवारे से पहले का भारत, यानी इंडिया और आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अखंड भारत बनता है। तो वही कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की सीमा में श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल जैसे भारत की पड़ोसी मुल्क भी शामिल हैं। और वही कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की सीमाएं हैं अफगानिस्तान से लेकर न सिर्फ तिब्बत तक बल्कि कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया तक। सुनने में वास्तविकता से परे लगता है, लेकिन यह न सिर्फ 100% संभव है बल्कि हमें इसे लायक और फेवर भी करना चाहिए। वास्तविक धरातल पर यह बात हजम नहीं होती और आप सोच रहे होंगे कि अखंड भारत कैसे मुमकिन है, और अगला सवाल हो सकता है कि हमें इसे लायक और फेवर क्यों करना चाहिए। हालांकि आपको अपने इस सवाल के बेहद सटीक जवाब के लिए एपिसोड जरूर देखना चाहिए। हम बात कर रहे थे अखंड भारत की, तब जरा सोचिए कि अगर ये सारे देश संयुक्त रूप से एक हो जाएंगे बिल्कुल एक देश की तरह, तब ये एक बेहद खास और असाधारण वित्तीय विकास गेन तो करेंगे ही, साथ ही कोई भी देश सिर्फ खुद के विकास के बारे में जोर नहीं देगा, बल्कि जो नेशन जिस काम में सबसे बेहतर प्रदर्शन करता होगा वही उस देश का सभी देशों के बीच मास्टर यानी लीडर होगा, और वही वह देश अपने खास उत्पाद या सेवा को अन्य सभी संयुक्त देशों को भी फ्री ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कम से कम दाम पर दे पाएगा। वही जमीनी स्तर पर इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटी जैसे झमेले वाले कर यानी टैक्सेस नहीं होने के चलते इन सभी देश में आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान ज्यादा आसानी के साथ ही अधिक से अधिक हो पाएगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के अलावा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी मजबूत होने के अधिक मौके देखने को मिलेंगे। और जब इस तरह का माहौल बनेगा तब जायज सी बात है कि इन देशों के बीच मन मुटाव और दुश्मनी जैसे मसले भी खत्म हो जाएंगे, जिसके चलते बॉर्डर्स की रक्षा और सुरक्षा खुद ब खुद बेहद नॉर्मल होने की संभावना बनेगी। और साथ ही इन देशों का सीमा सुरक्षा पर लगने वाला बजट भी आधे से कम होने की संभावना बनेगी। और यहां से जो बजट सेव होगा उसे देश की साइंस एंड स्पेस रिसर्च, तकनीकी विज्ञान अनुसंधान के अलावा किसानों की खेती से संबंधित यंत्रों की तकनीकी विकास में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बताए गए किसी भी एक सेक्टर में यदि सीमा सुरक्षा बजट का सेव किया हुआ हिस्सा अगर लगाया जाता है तब ये सेक्टर्स अच्छा खासा रिटर्न भी देश को रिटर्न करने की काबिलियत रखते हैं। एक नजर से देखा जाए तो अगर बॉर्डर्स नहीं होंगे तो आप बिजनेस पर्पज या वेकेशन के लिए भी अखंड भारत में समाये हुए किसी भी देश में बिना पासपोर्ट और वीजा के जा सकेंगे। और वहीं अगर ऑब्जर्व किया जाए तो अखंड भारत के फायदे तो बहुत सारे हैं, और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को लाइक और फेवर करने में कोई भी हिचक महसूस नहीं होनी चाहिए। सिर्फ फायदे देखकर राम राज्य जैसे किसी सपने की कल्पना करना बेहद आसान है। इस सपने को पूरा करने से पहले यहाँ सबसे बड़े दो मुद्दे देखने को मिलते हैं। पहला मुद्दा है कि खंड खंड भारत को
कितना अखंड किया जाए? क्या सिर्फ 1947 के बांग्लादेश और पाकिस्तान तक की अखंडता की कल्पना करना ठीक है, या 1937 के म्यांमार, 1914 के तिब्बत, 1906 के भूटान, 1904 के नेपाल या 1976 के अफगानिस्तान के विलय के साथ ही भारत को अखंड किया जाए? वहीं इससे भी ज्यादा पेचीदा दूसरा मुद्दा है। हालांकि यह सवाल महाभारत की चक्रव्यूह रचना से अधिक कठिन मालूम पड़ता है, और यह मुद्दा यह है, अखंड भारत आखिर कैसे संभव है? मतलब इतने सारे देश और सबकी अलग अलग सी दुनिया, भला कोई क्यों चाहेगा कि हम किसी देश के साथ संयुक्त रूप से रहें? इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि एक बाप की अगर 4, 5 व 7 कोई भी संख्या XYZ भाइयों की संख्या मान लीजिए, जो बचपन में कभी संयुक्त रहा करते थे, लेकिन समय के साथ सब मैच्योर हुए, सबकी शादी हुई और पिताजी की प्रॉपर्टी से सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए। आज सब अपने अपने हिसाब से अपना परिवार चला रहे हैं। तभी अचानक उनका बड़ा भाई या कोई रिलेटिव एक प्रस्ताव रख दे कि सभी भाइयों को फिर से पहले की तरह एक होना है। तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यह संभव है, क्योंकि आज सब भाइयों के पास उनके परिवार के एक अलग संख्या है, सबकी अलग अलग जरूरतें और लाइफस्टाइल हैं, वहीं सबके अपने अपने अलग सपने हैं। तब आप अंदाजा लगाएं कि क्या ऐसी स्थिति में सब भाई और उनका परिवार फिर से एक होना चाहेगा? क्या एक मकान, एक खेत खलियान या व्यवसाय के साथ ही क्या एक बैंक अकाउंट मेंटेन हो पाएगा? आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई यह कल्पना मात्र एक कहानी आपको इसलिए सुनाई गई है कि आप अखंड भारत जैसे असाधारण मसले की स्थिति को भी अधिक बेहतर तरीके से समझकर आप एक स्पष्ट राय अपने जीवन में सहेज पाएं। हालांकि दूसरा मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है कि अखंड भारत आखिर प्रैक्टिकली कैसे संभव है। मीडिया और सोशल मीडिया पर अक्सर ज्यादातर लोग आमतौर पर अखंड भारत की बात करते हैं। हालांकि इन्हीं लोगों से जब यही सवाल पूछा जाता है कि आखिर अखंड भारत कैसे संभव है, तब इन लोगों के दिमाग में एक ही रेगुलर सा विजन होता है कि इंडिया विश्व गुरु बनने के साथ ही सुपर पावर बनेगा, युद्ध लड़ेगा और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ही अन्य सभी देशों को युद्ध में परास्त कर सब पर एकाधिकार प्राप्त करेगा। इन्हीं लोगों का मानना है कि यही एक विकल्प है भारत को पुनः अखंड भारत करने का। लेकिन थोड़ी सी दिमागी कसरत कर अगर आप इस समाधान को देखोगे तो आप पाओगे कि यह समाधान प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इस तरह के सभी विकल्प न सिर्फ नरसंहार का खेल मात्र हैं, साथ ही परमानेंट एक छत्र राज करने की भी कोई गारंटी नहीं देने वाले विकल्प हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो चक्रवर्ती राजाओं के वंशज आज तक कम से कम अपनी विरासत पर तो राज कर ही रहे होते। हालांकि युद्ध मानवता के विपरीत है। इसका उदाहरण वर्तमान में कुछ देशों के बीच चल रहे दीर्घकालीन युद्ध के रूप में हम देख सकते हैं, जिनमें हर रोज न जाने कितने सैनिकों के साथ ही मासूम और बेगुनाह देशवासी भी मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा महत्व इस बात का है कि आपके मुताबिक एक देश के मायने क्या होने चाहिए। जब देश शब्द बोला या सुना जाता है तब हमारा दिमाग एक तस्वीर बना डालता है, और यह तस्वीर लैंड, फॉरेस्ट, पहाड़ या उस देश के खेतों की तस्वीर नहीं होती है, बल्कि देश का नाम लेते ही हमारे मन में तस्वीर बनती है उस देश के देशवासियों की। बड़ी हैरानी होगी अगर आप एक मुल्क की कल्पना बिना देशवासियों के कर रहे हैं, क्योंकि जब आप खुद के घर के बारे में बिना अपने फैमिली मेंबर्स के सोचते हैं तो आपके लिए आपके घर के मायने क्या है। बिना घर वालों के घर न सिर्फ एक खाली मकान का ढांचा मात्र है जिसे किसी भी अन्य मकान से बदला जा सकता है। वही अगर देखा जाए कि हमारी तीनों सेनाएं हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करती हैं, तब इस बात का सीधा सा मतलब है कि वह सेना हमारे देश के लोगों की सुरक्षा दे रही है। और इसीलिए किसी भी देश के लिए राज्य, राजधानियां, जमीन या खजाना इतनी आवश्यक चीज नहीं है जितने के लोग हैं। और यही सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है कि अखंड भारत का मतलब न सिर्फ एक देश है बल्कि लोगों का एक होना भी उतना ही आवश्यक है। जब भारत अखंड होगा तब जैसा आप अपने अन्य सह राज्यों के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार तब अखंड भारत के हर एक नागरिक के साथ समान व्यवहार करना होगा। साथ ही संवैधानिक अधिकार अखंड भारत के किसी एक व्यक्ति के लिए होंगे, वही अधिकार हर एक अन्य देश के लिए भी होंगे जो देश अखंड भारत का हिस्सा होंगे। साथ ही ध्यान रखना होगा कि वर्तमान मूल भारत कभी भी किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेश या मलेशियन से उनके डेमोक्रेटिक और मौलिक अधिकारों के साथ ही संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते, क्योंकि सही मायनों में अखंड भारत तभी बन सकता है अखंड भारत का हिस्सा बनने वाले देशों में से जब कम से कम एक या एक से अधिक देश यह सहमति दें, क्योंकि एक या एक से अधिक आम आदमी के ऐसा सोच लेने से काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ एक खास आदमी का जिक्र करना बेहद जरूरी लगता है। हमारा देश भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू जी ने सन 2012 में एक इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन बनाई थी, जिसका भारत, बांग्लादेश सहित पाकिस्तान का पुनः एकीकरण ही
वास्तविक दृष्टिकोण है। यहाँ पर जस्टिस काटजू जी का तर्क है कि अंग्रेजी हुकूमत ने अपने फायदे के मुताबिक भारतीय लोगों को धर्म के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, जिसकी वजह से भारत के टुकड़े टुकड़े हुए। इसके अलावा एक ऑथेंटिक तर्क पूर्व मुख्य न्यायाधीश काटजू जी का यह है कि विश्व में एक बेहतर व्यवस्था के लिए अन्य देश खंड खंड से अखंड हो सकते हैं, तब अपने अन्य खंडों को भारत क्यों नहीं अखंड कर सकता। जस्टिस काटजू जी का स्पष्ट उदाहरण है कि जब 1976 में जब दो वियतनाम पुनः एकीकरण के माध्यम से एक वियतनाम हो सकते हैं, वही लगभग 1990-91 के दौरान दो जर्मनी यानी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक बार फिर से एक हो सकते हैं, तब भारत के अन्य टुकड़ों को समेटकर एक बार फिर से एक क्यों नहीं करना चाहिए। वही जस्टिस काटजू जी का अखंड देश की सत्ता को लेकर भी बेहतर ऑथेंटिक सा सुझाव है कि यदि भारत अपने अन्य सह देशों के साथ एक पुनः एकीकरण करता है, तब यूरोपीय और यूनियन अफ्रीकन यूनियन की तरह ही भारत भी एक यूनियन की स्थापना करे। साथ ही हर देश अपनी अपनी खुद की केंद्रीकरण वाली सरकार भी बनाए, ठीक वैसे ही जैसा हर सामान्य देश अपनी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। लेकिन अखंडता को ध्यान में रखते हुए इन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक हाउसेस के रूप में एक और सदन बनाया जाए, जहां सभी देशों की सरकारें एक टेबल पर बैठकर संयुक्त रूप से एक हो चुके देशों के विकास के लिहाज से फैसले भी ले सकें और संयुक्त विकास को एक बेहतर गति भी दे सकें। हालांकि ये सब हवाई बातें नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ठीक इसी फॉर्मेट पर काम करता है। मतलब यूरोपीय यूनियन में इटालियन, जर्मन और फ्रेंच संसद आज भी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कि इन सभी देशों की यूनियन एकता या कहें कि अखंडता से पहले काम करती थी। वह इन सभी देशों के पुनः एकीकरण के बाद उनके ऊपर सिर्फ एक यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट एक बेहतर व्यवस्था के अनुकूल जुड़ गया है, जो कि अपने आप में अखंडता का एक मजबूत उदाहरण भी है। इन्हीं देशों की तर्ज पर अगर अखंड भारत की सत्ता का एक काल्पनिक मैप बनाया जाए, तब वह कुछ ऐसा हो सकता है। हालांकि एकमात्र कल्पना है, क्योंकि एक काल्पनिक मैप वास्तविक स्थिति के लिहाज से बदला भी जा सकता है। तो यूरोपीय संसद के मुताबिक अखंड भारत की यूनियन में शामिल हर देश के आम मतदाता वहां के संसद सदस्यों को चुनेंगे, और इस तरह जब सभी देश के संसद सदस्य मिलकर जब अपनी अपनी सरकार बना लेंगे, तब अगले चरण में सभी देशों के संसद सदस्य मिलकर अखंड भारत के लिए एक काउंसिल यानी परिषद का गठन करेंगे। वही यह परिषद एक मजबूत और अलग हाउस की तरह काम करेगी, ठीक वैसे ही जैसे आज के समय में हमें लोकसभा और राज्यसभा आपस में संयुक्त रूप से अपनी अपनी शक्तियों यानी पावर्स के साथ काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और शायद जस्टिस मार्कंडे काटजू जी भी यही कल्पना करते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी एक यूनियन बनाए और विकास का एक नया इतिहास विश्व के सामने पेश करें। हालांकि उनके सपने को पूरा करने के कयास भी लगाना एक बड़े स्तर की बात होगी, क्योंकि हम और आप तो फिलहाल खंड खंड से अखंड भारत का एक सपना ही देख सकते हैं। इसे पूरा करने की पावर्स तो इन सभी देश के मुखियाओं के पास ही है। वही अखंड भारत वाले कॉन्सेप्ट का एक पहलू यह भी है कि आज जो लोग सबसे ज्यादा अखंड भारत का सपना देखते हैं, असल में वही लोग अखंड भारत के सुनहरे सपने को पूरा करने के बीच में सबसे बड़ी दीवार है। अगर इन लोगों की पहचान करने की कोशिश करें, तब हम पाएंगे कि हमारे समाज के नुमाइंदों के साथ ही हमारे कुछ डर्टी माइंड पॉलिटिशियंस भी हैं, जो अक्सर दो धर्मों को दिन में 4 बार जब तक क्रिटिसाइज नहीं कर लेंगे, तब तक उनका खाना ही हजम नहीं होता। आप अक्सर टीवी पर या फोन के माध्यम से सोशल मीडिया पर देखते ही रहते होंगे कि कुछ नेताजी फरमान सुनाते हैं कि किसी भी दूसरे धर्म का लड़का उनके धर्म की लड़की से लव या मैरिज नहीं कर सकता है। कभी कभी तो इन फरमानों में खुली धमकी भी देखने को मिलती है कि अगर किसी दूसरे धर्म के लड़के ने उनके धर्म की लड़की के आसपास भी दिखाई देने की कोशिश की, तब अंजाम अच्छा नहीं होगा। वही कुछ नेता अपने मजहब के नुमाइंदे बनकर कौमों को बांटने वाले भाषण बड़े ही फक्र के साथ देते हैं। हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। मतलब कुछ नेता ही हमारे हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग संस्कृति है, एक देश में नहीं रह सकते। आवश्यकता है, हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए, एक चेतावनी है। यह सब देखकर तो कहा जा सकता है कि भारत अखंड नहीं बल्कि अगले नए किसी खंड की तैयारी में है। इन अखंड भारत की बात करने वाले लोगों को यह क्यों नहीं समझ में आता कि जब हम इन अखंड भारत जैसे एक बड़े सपने को साकार करने के लिए कदम उठाएंगे,
तो दूसरों को आंखें दिखाकर नहीं, बल्कि यह काम दूसरे देशों को सम्मान देकर भी हो सकता है, न कि उनकी विचारधाराओं को मारकर। यह संभव है। अगर भारत अखंडता की पहल करना चाहता है तो टॉलरेट भी भारत को ही करना होगा। यूनियन बनाने के लिए दूसरे देशों से उठने वाली मांगों पर भी भारत को ही विचार कर उनकी मांगों का सम्मान करते हुए एकता का संदेश बुलंद करना होगा, न कि युद्ध या अन्य किसी मानवता रहित रास्ते अपनाकर अखंड भारत के सपने की रेखा को वास्तविक धरातल पर खींचा जा सकता है। वहीं अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां भारत एक और वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है और कहता है कि सारी दुनिया एक परिवार है, अगर भारत इसी विचारधारा को आत्मसात कर ले तब भारत अखंडता का एक बड़ा अध्याय लिख सकता है। लेकिन कभी कभी असमंजस का सामना करने को तब मिलता है जब भारत के आंतरिक फलक पर सिर्फ हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र की बात को प्रमुखता का हिस्सा बनाया जाता है। तब क्या एक म्यान में दो तलवारें रखी जा सकती हैं? एक तरफ अखंड भारत और दूसरी तरफ अखंड भारत का हिस्सा बनने वाले अन्य देशों के लोग तो भारत का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनका धर्म भारत में नहीं होगा। तब क्या आपको यह एक प्रैक्टिकल ड्रीम लगता है? मतलब नॉन हिंदू देश जिन्हें भारत की अखंडता का हिस्सा बनने की बात की जाती है, ऐसी स्थिति में ये देश क्या डिसीजन लेंगे? ऐसे ही एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे बुनियादी मुद्दे हैं जिनके चलते अखंड भारत सिर्फ एक सुहाना सपना लगता है। प्रैक्टिकली यह कैसे संभव है, इस बारे में हम इस एपिसोड में बात कर चुके हैं। ऐसे ही अन्य इश्यूज के ओवरव्यू जानने, समझने और उनकी समीक्षा करने में हेल्पफुल नॉलेज के लिए देखते रहिए ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट का यह शो ऑपरेशन इश्यूज विद नेशन, मतलब नो न्यूज ओनली इन्फो ओवरव्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। No news, only info overviews.